नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी तो जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी, ये चारों पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि कांग्रेस भी वहां जो पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी जितिन प्रसाद हैं, उनको पश्चिम बंगाल के दौरे पर भेज रही है और वहां पर वो कांग्रेस के लिए जमीन तलाश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वामपंथी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की पूरी संभावना बन गई है। लेकिन इस पूरे माहौल में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के चुनाव की पहली जंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्तर पर इस चुनाव को द्विपक्षीय बना दिया है। यानी कि जिस तरह से भाजपा के रणनीतिकार जो हैं वो पहले से ही सोच रहे थे कि किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो जाए, और पश्चिम बंगाल में जैसे ही टीएमसी वर्सेस बीजेपी होगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसका सबसे ज़्यादा फायदा दिखाई पड़ता। और इसी रणनीति पर इतने दिनों से भाजपा के जो नेता थे वो काम कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने जो रणनीति बनाई थी, जिस तरह से इस पूरे चुनाव के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता इसी बात को लेकर थी कि ममता बनर्जी को इतने बौखला दिया जाए, परेशान कर दिया जाए, ताकि वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दे। वो कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के खिलाफ कुछ बोले ही नहीं, और यही अब सामने दिखाई पड़ रहा है। और टीएमसी का कुनबा इसी के कारण बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से अगर देखेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव को, तो वहां पर ममता बनर्जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हो गई हैं, और अब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच लड़ा जाने वाला है। इसी का फायदा भाजपा को मिलेगा। अब द्विपक्षीय जो चुनाव होता है, जब दो पक्ष होते हैं चुनाव में, तो उसका फायदा किस तरह से मिलता है, इसको अलग अलग चुनावों में और राजनीति के अलग आधार को समझने के बाद ही देखा जा सकता है। क्योंकि कोई भी चुनाव जब लड़ा जाता है तो उसमें एक पार्टी सत्तारूढ़ होती है, यानी कि सत्ताधारी पार्टी के पास एक अपना वोट बैंक होता है। दूसरा एक जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती है, जो उस सत्ताधारी पार्टी को हटाकर सत्ता में आने के लायक होती है। तो ये दोनों पार्टियों के अलावा कुछ पार्टियां और होती है जो इन दोनों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए तैयार होती है। ऐसे में जो माहौल बनता है वो सत्ताधारी पार्टी के लिए अनुकूल है या उसके प्रतिकूल है, इस पर निर्भर करता है कि उसके साथ जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, यानी कि उसके विपक्ष में जो है वो कितनी मजबूत है और उनकी स्थिति क्या है। अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो ये स्थितियां ही हो गई है। पश्चिम बंगाल में अभी 4 बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी पार्टी है। टीएमसी 2 बार से लगातार सत्ता में है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, और ममता बनर्जी का भी एक वोट बैंक है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उनके पास भी अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में भी उन्होंने हालांकि कुछ नुकसान झेला था, लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति में रही थी। 12 सीट उनके उससे पहले वाले लोकसभा चुनाव से कम आए थे। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 42% वोट उनके पास भी था और 40% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास भी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ममता बनर्जी की थोड़ी लोकप्रियता कम हुई, और सीएए से लेकर अलग अलग आंदोलनों में और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने बयानबाजी की और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे दिया, जिससे ये पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर नैरेशन क्रिएट होने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी वहां अगली सरकार बनाने वाली है। इससे ममता बनर्जी का कुनबा बिखरने लगा है, और ममता बनर्जी के पार्टी के ही नेता अब इस आधार पर
पार्टी में रहने और न रहने का डिसीजन लेने लगे हैं कि अगली सरकार किसके बनने वाली है। ममता बनर्जी ने जिस बौखलाहट में हंगामा खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसी का नतीजा है कि आज धीरे धीरे टीएमसी के एक एक करके नेता बाहर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो पहली हार तो ममता बनर्जी की यही हो गई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी पार्टी यानी कि ये बना दिया कि अब सीधा मुकाबला है जो टीएमसी और भाजपा के बीच है। उसके बाद अगर वोटों की बात करें कि किस पार्टी को कैसे वोट मिल सकता है और वोटों का बंटवारा कैसे होता है, तो उसमें भी जो सीधा मुकाबला है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टी पहले से ही सरेंडर कर चुकी है और कांग्रेस को तो अकेले चुनाव लड़ने में भी डर लग रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर अकेले चुनाव लड़े तो 10 सीटों पर भी जीत पाना मुश्किल हो जाएगा और वही स्थिति वामपंथी पार्टियों की भी है। और वामपंथी पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो चुका है और केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर दोनों में बातचीत चल रही है। दोनों सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज इस बात को लेकर हैं कि केरल में जहां कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे के आमने सामने है, तो पश्चिम बंगाल में अगर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होता है तो उसका असर केरल में क्या पड़ेगा। लेकिन लगभग इस बात पर सहमति बन गई है कि दोनों के बीच गठबंधन हो जाएगा। तो वामपंथी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हो रहा है उसमें उनके अपने वोटर रहेंगे। वामपंथी पार्टियों के भी वोटर हैं, कांग्रेस के भी वोटर हैं और टीएमसी के भी वोटर हैं। लेकिन इसके अलावा एक वर्ग वो होता है जो जीत हार का निर्णय लेता है, क्योंकि किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी का अपना एक आधार होता है और वो आधार शून्य तक नहीं पहुंचता। अगर कांग्रेस सबसे कमजोर स्थिति में भी आ गई है, अगर कांग्रेस को पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति नीचे गिर रही है, फिर भी कांग्रेस के वोटर उनके पास हैं, उनका आधार बिल्कुल खत्म नहीं हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के जो वोटर हैं वो उनको वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी सिर्फ और सिर्फ उनके जो कैडर वोटर हैं उनको अपने साथ नहीं ला सकते। और दूसरी स्थिति में टीएमसी के भी अपने कैडर वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये सारे जो वोट हैं वो तो इनके पास रहेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो सरकार बनाने और सरकार से किसी को हटाने में होती है वो उन वोटरों की होती है जो हर बार अपना जो मत है वो पार्टियों के हिसाब से देते हैं। उनका कोई एक पार्टी के साथ इतना घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, यानी कि वो वोटर जो होते हैं वो कैडर वोटर नहीं होते बल्कि फ्लोटेड वोटर होते हैं। वो हर बार अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और वो काम के हिसाब से, उसके साथ साथ लोकप्रियता के हिसाब से, उसके अलावा जो वर्तमान पार्टी है जो सत्ता में है उससे एक खींच जो होती है, यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं वो होती है, उसके आधार पर वोट देते हैं। अब यहीं पर भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है और जिस तरह से टीएमसी ने भाजपा के ऊपर हमला किया है लगातार और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के काफिलों पर हमला किया है, उससे ये बात तो सामने आ गई है कि टीएमसी को सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है और ये दोनों के बीच सीधा मुकाबला होना है। अब जो लोग टीएमसी से नाराज हैं, जो लोग ममता बनर्जी के 10 सालों के शासन से नाराज हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है यानी कि वाम कांग्रेस गठबंधन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि ममता बनर्जी से अगर छुटकारा पाना है तो उसके लिए कांग्रेस और वाम गठबंधन को वोट देके अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनके लिए जरूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें ताकि वोटों का बंटवारा होने से बचे और ममता बनर्जी के शासन से उन्हें छुटकारा मिले। तो ये जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगे हैं और ये सारी चीज़ें अब
टीएमसी के ग्राउंड लेवल के नेताओं को पता लगने लगा है। जो टीएमसी के वो नेता हैं जो क्षेत्र में रहते हैं, जो कोलकाता में नहीं रहते हैं, जिन्हें अपने अपने क्षेत्रों में के जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में जानकारी है, उन लोगों को इस बात की जानकारी होने लगी है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। और यही कारण है कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने जो पार्टी छोड़ी है, उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जितेंद्र तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैसे कई विधायक हैं जो लाइन में खड़े हैं, कुछ एमपी भी हैं जो टीएमसी से हट के भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं। उनका कारण यही है कि अब टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सीधा मुकाबला हो गया है, उससे पहली जंग भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। और अब सामान्य तरीके से देखा जाए तो जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में ये तय करना बाकी है कि अब टीएमसी कौन सी अगली रणनीति रखती है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उस पर कैसे हावी होती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।